अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान खान क्या करना चाहते हैं, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, उनकी ख्वाहिश क्या है, ख्वाब क्या देख रहे हैं, खुद ही इंडिपेंडेंट उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में बता दिया। और उनका ये कहना है कि मैं गांधी, नेल्सन मंडेला और जिन्ना बनना चाहता हूँ। अब गांधी, नेल्सन मंडेला और जिन्ना बनने के लिए क्या ज़रूरी है और क्या इमरान खान वाकई इन बड़ी लीडर्स की सफ़ में खड़े हो सकते हैं, इस पर आज के व्लॉग में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी जंग है वो पीडीएम वर्सेस इमरान खान नहीं है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान है फॉर श्योर। यानी जो पीडीएम हुकूमत है, बार बार ये सवाल होता है कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। तो ये बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का बोझ उठाने के लिए ये हुकूमत तैयार नहीं है। ये इत्तेहादी हुकूमत है और इत्तेहादी हुकूमत में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है इमरान खान की गिरफ्तारी को लेके। एज़ फार एज इस्टेब्लिशमेंट इज़ कंसर्न, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए भरपूर तरीके से तैयार भी है, इरादा भी रखती है और किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार भी कर रही है कि जिसमें ऐसे सब्सटेंशियल एविडेंसेस हों कि जिसमें रिलीज़ के कोई चांसेस ना हों। अब अलकादर ट्रस्ट केस ओपन एंड शट केस करार दिया जा रहा है। इसी केस को अगर देखा जाए तो इस केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले तो इस केस से जुड़े हुए किरदारों को मदऊ किया गया, बुलाया गया, उनसे मुल्क में और बैरून मुल्क मुलाकातें की गई। हमने आपके सामने एक स्टोरी रखी थी और उसमें बताया था कि दुबई में मलिक रियाज की किससे मुलाकात हुई है और किसके हाथ पर मलिक रियाज ने यह वादा दिया है कि मैं इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। जिस वक्त तमाम तर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बाद एक ऑर्डिनेंस जारी करा दिया गया और उस ऑर्डिनेंस के अंदर नैब की पैरा नंबर 6 के अंदर कुछ सेक्शंस में तरामीम की गई हैं। सेक्शन 14 है, सेक्शन 24 है, 28 है, 26 है, 34 है और 36 है। इन सेक्शंस में तरामीम की गई हैं और जो की गई तरामीम है उनके मुताबिक किसी को फ़ायदा पहुंचाने की गरज से तोहफ़ा लेने और तोहफ़ा देने वाला, जैसे है ना रिश्वत लेने और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुम की आग में है, तो यहाँ पर तोहफ़ा देने वाला और तोहफ़ा लेने वाला किसी को फ़ायदा पहुंचाने की आड़ में वो दोनों ही मुजरिम करार पाएंगे। यानी और फिर वादा माफ़ गवाह बनने से मुतालिक भी ये है कि चेयरमैन नैब को पावर्स दी गई हैं कि वादा माफ़ गवाह बनने से मुतालिक जो स्टेटमेंट है, जो वादा माफ़ गवाह बनना चाहता है वो मैजिस्ट्रेट के सामने ये स्टेटमेंट रख सकता है और अगर उसके अंदर कहीं भी कोई मिलावट होगी तो अल्टीमेटली उसी वादा माफ़ गवाह के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और उसको भी 3 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। यानी जहाँ पर झूठ पे मबनी को मनगढ़ंत कहानी होगी तो अल्टीमेटली वादा माफ़ गवाह भी फंस रहा होगा। फिर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चेयरमैन नैब के पास जो पावर ऑफ अरेस्ट है या वारंट रिलीज़ करने की जो पावर है वो भी दे दी गई है। फिर जो 14 रोज़ से बढ़ा के रिमांड 30 रोज़ किया गया है वो एक्सटेंडेबल है, यानी वो रिमांड 30 रोज़ करके 90 रोज़ तक दिया जा सकेगा। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई हैं यूँ लगता है कि पर्सन स्पेसिफिक हैं और अलकादर ट्रस्ट केस को सामने रखते हुए की गई हैं। कल हमने तोशाखाना केस के अंदर देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैसे मामला ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवाया और ट्रायल कोर्ट से ये कहा कि मज़ीद वक्त अभी लें और मामले की छान फटक करें, उसके बाद आप कोई फ़ैसला दें। तो ट्रायल कोर्ट के पास जब वो मामला गया तो उससे ये लगा कि शायद तोशाखाना केस जो है वो अब बंद हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तोशाखाना से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो तो पैरेलल चलेगा मामला, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलकादर ट्रस्ट केस है और अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर हमारी उस खबर की तस्दीक हो रही है इन तरामीम के ज़रिए से कि वाकई मलिक रियाज वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार है। और ये फैक्ट ऐसे भी इस्टेब्लिश होता है कि एहसन इकबाल साहब जो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, इस हुकूमत के अरस्तू हैं, उन्होंने निजी टीवी चैनल से बात करते हुए ये कहा है कि जो बिजनेस टाइकून है उसको भी इस मामले में गिरफ्तार होना चाहिए, वो भी कानून की गिरफ्त में आना चाहिए। यानी उनका इशारा मलिक रियाज की तरफ है। मलिक रियाज, हमारी इतलात ये हैं और हमने बहुत दिन पहले ये कह दिया था कि मलिक रियाज वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे। मलिक रियाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट वादा माफ़ गवाह इस केस के अंदर हैं। उसके अलावा फरागोगी भी हैं, बुशरा बेबी भी एट सम स्टेज ऐसा कर सकती हैं। अब फिर शहजाद अकबर से नैब टीम की मुलाकात दुबई में हुई थी, शहजाद अकबर भी वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो सकते हैं और फिर परवेज़ खटक का नाम भी है। तो एक फहरिस्त तो वो है जो वादा माफ़ गवाहान की है और वादा माफ़ गवाहान अगर प्रोड्यूस हो जाते हैं और इतनी ही तादाद के अंदर होते हैं जितनी में लग रहा है तो इमरान खान यकीनन मुश्किल में फंस जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एहसन इकबाल के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहने वाले ये बता रहे हैं वाकिफ़ान हाल के जो इमरान खान के वन ऑफ द बिगेस्ट सहूलत कार्स हैं
यानी फैज़ हमीद साहब, जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, ये जो अलकादे ट्रस्ट केस है, कहीं ना कहीं इसके निर्गे में फैज़ हमीद भी आ जाएंगे। यानी अलकादे ट्रस्ट केस ऐसा केस है कि जिस केस को ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है, जिस केस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट या किया जा रहा है या कराया जा रहा है, ये फीड किया जा रहा है। और जब से ये केस सामने आया है तो उसके बाद से जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने इस केस को ओन किया हुआ है। वो इस केस को ओन करके बाकायदा तौर पे मीडिया आउटलेट्स को फीड भी करा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बताइए कि ये केस कितना स्ट्रॉन्ग है, इस चुंगल में कैसे फंस सकते हैं। अब आप ये देखिए ना कि मलिक रियाज साहब, जो 190 मिलियन पाउंड का केस है और 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है, 50 अरब की जो रकम है, वो कैसे नेशनल क्राइम एजेंसी से पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है और मलिक रियाज के जुर्माने की मद में उस रकम को अदा कर दिया जाता है। और फिर जो 458 के नाला राजी है जो मलिक रियाज साहब देते हैं और उसके ट्रस्टी अल्टीमेटली बुशरा बीबी और इमरान खान बन जाते हैं। उससे पहले इसके अंदर बाबर अवान भी थे, जुल्फी बुखारी भी थे। जुल्फी बुखारी का नाम भी इस केस के अंदर अभी तक एज ऑफ नाउ लिया जा रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट आदमी है जिससे मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब इस्लामाबाद पुलिस ने आज स्टेटमेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट भी खासा मुज़क्का खेज़ था और कोर्ट ने ये कहा था कि जो सीनियर ब्यूरोक्रेट ऑफिसर है ग्रेड 22 का, जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा है इमरान खान का, आज़म खान, वो कहाँ चला गया? उसको आसमान खा गया है, ज़मीन निकल गई, ये हुआ क्या है? उसके हवाले से जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो पेश की जाए। तो वो जो गुमशुदगी का मामला है उस पर आज इस्लामाबाद पुलिस ने प्रैक्टिकली हाथ खड़े कर दिए कि हमें कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। इतलात ये है कि आज़म खान क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के और इमरान खान के तक पहुंचने के लिए आज़म खान से होके गुजरना पड़ता था और कैबिनेट के अंदर जो कुछ होता था नोट टेकिंग ही नहीं होती थी बल्कि बाकायदा तौर पर स्पून फीडिंग होती थी। और उसका जो ब्रेन थे पीछे कैबिनेट मीटिंग्स का और उसके फैसलों का वो आज़म खान थे। तो आज़म खान भी एक बहुत बड़ा किरदार है जो जिनको वादा माफ़ गवाह बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। सोर्सेज ये बताते हैं कि जैसे ही वो वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो जाएंगे अल्टीमेटली वो सामने भी आ जाएंगे, प्रोड्यूस भी हो जाएंगे, नायब के सामने जाके गवाही भी दे देंगे मैजिस्ट्रेट को और फिर इमरान खान के अगेंस्ट जो है वो चार्जशीट मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अगला मरहला उसके बाद और कुछ किरदारों की गिरफ्तारी का होगा और उसमें फैज़ हमीद के गिरद भी शिकंजा सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये तमाम तर चीज़ें कब तक हो जाएंगी, या इमरान खान अभी तक गिरफ़्तार क्यों नहीं हो रहे। उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है वो ये है कि इमरान खान की पीटीआई जैसे ही कमज़ोर पड़ी है, चेयरमैन पीटीआई जैसे ही कमज़ोर पड़े हैं, हमने ये देखा कि ज़मान पाक लाहौर उनकी रिहाइशगाह के बाहर मेले का सा समा होता था, बैनर्स लगते थे, लोग इकट्ठे होते थे, टिकटों की ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला भी जारी था। जो टिकट हासिल करने की ख्वाहिशमंद है उनकी कतार अंदर कतार लंबी कतारें लगी हुई होती थी। लेकिन अचानक से वो पीटीआई डब्बे में बंद होकर रह गई है और उस पीटीआई को डब्बे में बंद करने का सेहरा पंजाब की निगरान हुकूमत के ऊपर भी है कि वो काम जो वफाकी हुकूमत नहीं कर पा रही थी या कुछ सियासतदान नहीं कर पा रहे थे वो पंजाब के निगरानों ने कर दिया है। और एज़ ऑफ नाउ वफाकी हुकूमत के अंदर ये इख्तलाफात मौजूद हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए या नहीं किया जाए। कुछ अनासिर ऐसे हैं, राना सनाउल्लाह जैसे, जो फौरी तौर पर इमरान खान को गिरफ़्तार करने का इरादा और ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन इसी कैबिनेट के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हैं इमरान खान की गिरफ़्तारी की और वो समझते हैं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकती है, पॉलिटिकली ये हमारे लिए डैमेजिंग हो सकती है। इसलिए वो समझते हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि अभी तक इमरान खान पर गिरफ्त उतनी मजबूत नहीं हुई है कि जितनी मजबूत होनी चाहिए थी। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये हुकूमत इमरान खान को गिरफ़्तार क्योंकि नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कर सकती कि कैबिनेट जो है वो अभी गो हेड नहीं दे रही है, क्योंकि कैबिनेट के अंदर इत्तेहादी बैठे हुए हैं, मुख्तलिफुल ख़याल हैं, मुख्तलिफुल नज़रियात हैं, मुख्तलिफुल जमात भी हैं। इसलिए इमरान खान की गिरफ़्तारी करने की कैपेसिटी या अहलियत ये हुकूमत नहीं रखती है। अब प्लान ये हुआ है कि जो हुकूमत कर सकती है, लेजिस्लेशन कर सकती है, ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकती थी प्रेसिडेंट की एब्सेंस में और कायम मकाम प्रेसिडेंट के थ्रू, वो कर दिया है। यानी वो नाटका बंद कर दिया है। आप यूँ कहिए कि फील्डिंग सेट कर दी है, घेरा तंग हो गया है। और एक ग्राउंड सेट करने के बाद जब आज से ठीक 40 रोज़ के बाद ये हुकूमत घर जाएगी और निगरां हुकूमत आएगी, तो निगरां हुकूमत वो तमाम काम करेगी जो ये पॉलिटिकल या सियासी स्टेक होल्डर्स नहीं कर पा रहे थे। और अल्टीमेटली आपको आज से कुछ ठीक तकरीबन 40-50 रोज़ के बाद ये सब कुछ होता हुआ दिखाई भी देगा।
उसकी वजह ये भी है कि एक तो निगरान हुकूमत आ चुकी होगी और दूसरा जो अदलिया के अंदर सहूलतकार हैं इमरान खान साहब के, वो भी घरों को जा चुके होंगे। यानी उमर अता बंदियाली कोर्ट जो है वो भी नहीं रहेगी। उसके बाद नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट भी है। फिर बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं फेवरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने 2-3 रोज़ पहले के बारे में ये सुना कि एक मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हुई थी इमरान खान के कुछ हामियों के साथ, कुछ यूट्यूबर्स के साथ, कुछ सहाफ़ियों के साथ, और उसमें उमर अता बंदियाल साहब ने इमरान खान साहब की करज, उनकी ब्रेवरी, उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत और शुजात के खासे कसीदे पढ़े थे। और उसके बाद खैर जब वो ख़बर छपी तो वो सहाफ़ी जो उस मीटिंग में मौजूद थे उनकी तरफ से डिनाइल भी आ गया कि उमर अता बंदियाल साहब ने इमरान खान की इस कदर तारीफ़ नहीं की है जो उनसे मंसूब की जा रही है। बहरकैफ अभी इमरान खान साहब की जो बहादुरी और शुजात और उनकी जो दिलेरी है उसके गुण गा रहे हैं, वो कल नहीं होंगे, और जब कल नहीं होंगे तो अल्टीमेटली वो बहादुरी और दिलेरी भी खुलकर सामने आ जाएगी, एक्सपोज भी हो जाएगी। अब वो कौन सी शुजात और बहादुरी है जिसको लेके इमरान खान साहब ने आज जो इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू दिया है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि वो नेल्सन मंडेला, गांधी और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके सफ़ में खड़ा होना चाहते हैं, उनके बराबर का, उनके कद का लीडर बनना चाहते हैं। वैसे तो अगर इमरान खान के फॉलोअर से पूछे तो वो उनको कायदे आज़म सानी कहते हैं, बल्कि ये समझते हैं कि कायदे आज़म से ही बड़ा लीडर इमरान खान है। वो तो नेल्सन मंडेला को कुछ नहीं समझते, वो गांधी को कुछ नहीं समझते होंगे जो इमरान खान को समझते हैं। और माज़अल्लाह इमरान खान के बारे में जो कुछ कहा और कहलवाया गया छोटे छोटे बच्चों से, जिस तरह उनकी जहन साजी की गई, वो भी शिर्क के ज़ुमरे में ही आता है। और वो सुनकर भी कानों को हाथ लगाने को जी चाहता है, तौबा तौबा करने को जी चाहता है कि ये क्या हो रहा है। अब इमरान खान साहब को ये पता नहीं है कि नेल्सन मंडेला ने क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल की है, किस तरह उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इस काबिल बनाया कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की जो है वो क़यादत कर सके, सरबराही कर सके, और कितने साल तक नेल्सन मंडेला को हवालात की हवा खाना पड़ी, जेल की हवा खाना पड़ी, कितने साल तक पसे ज़िंदान रहा। नेल्सन मंडेला की वो स्ट्रगल नस्ली तासुब से बगावत के ख़िलाफ़ भी थी, नेल्सन मंडेला की वो स्ट्रगल एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी थी, वो जुर्रत व इस्तबदाद, जुल्म व इस्तबदाद के ख़िलाफ़ जुर्रत का इस्तारा थे, शुजात का इस्तारा थे, और तभी नेल्सन मंडेला बन सके अपनी उस स्ट्रगल। अब इमरान खान साहब तो हार्डली कोई 24 से 48 घंटे के लिए गए थे, और उसमें भी उनके लिए मर्सिडीज़ गाड़ी भेजी गई थी, उसके लिए उनके लिए बाकायदा तौर पर मटन चांपों का इंतज़ाम किया गया था, मेहमान खाना खोला गया था और कहा गया था कि इनके लिए फूलों की सेज सजाई जाए। इमरान खान को ज़रा सी भी जो है ना वो हल्की सी भी हरारत या तपिश महसूस नहीं होनी चाहिए। तो वो लीडर जो 24 घंटे के लिए भी जेल नहीं काट सकता है, वो नेल्सन मंडेला कैसे बनेगा। एज़ फार एज गांधी इज़ कंसर्न, तो गांधी भी ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। गांधी वो था, आज हम ये बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो ताले आज़मा है वो नहीं है, वहाँ पर फ़ौजी आमरीतों का दौर नहीं रहा है, वहाँ फ़ौज इतनी मजबूत नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। उसका क्रेडिट गांधी को भी जाता है। गांधी वो लीडर नहीं था कि जो फ़ौज के कंधों पर बैठ के आया हो, बल्कि उसने फ़ौज से वो पावर जो वो लेना चाहते थे वो अल्टीमेटली पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ट्रांसफ़र की थी। वो 3 मूर्ति हाउस उन्होंने फ़ौज से लेके वक्त के वज़ीर आज़म को ट्रांसफ़र किया था, और एक मैसेज दिया था, स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि डेमोक्रेसी मजबूत होनी चाहिए रादर देन इस्टेब्लिशमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि एज़ फार एज कायदे आज़म इज़ कंसर्न, तो कायदे आज़म वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं था। जिस तरह की बातें, जिस तरह के यू टर्न्स लेने की बात इमरान खान साहब करते हैं, उस तरह के यू टर्न्स ये तीनों लीडर्स ही नहीं लेते थे, या ये नहीं कहते थे कि यू टर्न लेने वाला बड़ा अजीम लीडर होता है। तो नेल्सन मंडेला जैसे बड़े लीडर की अपनी ही ज़बानी गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद है कि ये गुफ्तगू इमरान खान तक भी पहुँचेगी और उन्हें अंदाज़ा होगा और उनके फॉलोअर्स को भी अंदाज़ा होगा कि नेल्सन मंडेला बनना इन सिफ़ात के साथ, इन खसलतों के साथ जो इमरान खान में मौजूद हैं, शायद प्रैक्टिकली मुमकिन ना हो। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।